फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैटरी की ओर लेकर के चलते हैं और बैटरी जो होती है वो मूल रूप से होती क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों लोग, बैटरी का जो कार्य सिद्धांत होता है ये प्रतिवर्ती विद्युत रासायनिक क्रिया के आधार पर जो है कार्य करती है। या प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया जो होती है रिवर्सिबल, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी होती है या जो एनर्जी होती है उसके सिद्धांत पर ये कार्य करती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बैटरी होती है, तो बैटरी का जो सिद्धांत होता है, क्या होता है, सिद्धांत। यहीं से हम दोस्तों चालू कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धांत से सबसे पहले किसी भी कंडीशन या किसी भी मशीन का आता है प्रिंसिपल, सिद्धांत आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिद्धांत जो होता है वो कौन सा होता है इसका बैटरी का। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया, प्रतिवर्ती विद्युत रासायनिक क्रिया के सिद्धांत पर जो है, ठीक है, बैटरी कार्य करती है। या इसको हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी, ठीक है, कहते हैं। तो कौन सा इसका सिद्धांत है, प्रतिवर्ती विद्युत रासायनिक क्रिया। कौन सी, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, इसके सिद्धांत पर बैटरी कार्य करती है। तो बच्चे लोग, आप लोग इसको जान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसी न किसी परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो बैटरी होती है, जो बैटरी को हम संचायक बैटरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अगली बात मैं आपको एक क्वेश्चन और पहले से ही बता रहा हूँ। जो बैटरी होती है, ठीक है, जो बैटरी होती है और कैपेसिटर होता है, क्या होता है, संधारित्र, ठीक है। बैटरी और संधारित्र, ठीक है। जो बैटरी और कैपेसिटर ये दोनों होते हैं, इनका एक नाम और होता है जिसको हम एक्यूमुलेटर, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर, ठीक है। इस नाम से इनको दोनों को जाना जाता है। तो ये अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत अच्छे पॉइंट बताता चला जाऊंगा और पूरा बैटरी में एक ही चैप्टर में आपको समाप्त कर दूंगा बैटरी, ठीक है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो है मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग सुनते रहिए इनको, ठीक है। तो बैटरी को जो है डीसी सप्लाई दे करके, अदिश धारा सप्लाई दे करके बैटरी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए ये बैटरी को कैसा, जीड या निर्जीव बैटरी को क्या कहेंगे हम, निर्जीव बैटरी को चार्ज करने के लिए या आवेशित करने के लिए, बैटरी को आवेशित करने के लिए, ठीक है, आवेशित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डीसी सप्लाई का, ठीक है। डीसी सप्लाई देकर के बैटरी को क्या किया जाता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है। डीसी सप्लाई देकर के बैटरी को क्या करते हैं, हम आवेशित करते हैं, ठीक है, आवेशित करते हैं। अब ये डीसी सप्लाई जो है ये कहाँ से आता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ये जो डीसी सप्लाई है ये हम दो माध्यमों से, नंबर एक कह सकते हैं कि चार्जर के द्वारा, ठीक है, चार्जर के द्वारा, या फिर जो चार्जर होता है इसमें क्या होता है, रेक्टिफायर, क्या होता है, रेक्टिफायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्टकारी, ठीक है, दिष्टकारी। तो जो दिष्टकारी होता है इसका काम क्या होता है, एसी सप्लाई को ये डीसी सप्लाई में रूपांतरित करने का काम करता है। अब बच्चे लोग, जो बैटरी को हम डीसी सप्लाई जो दे करके हम चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, डीसी शंट। कौन सा, डीसी शंट जनित्र। इन दोनों के द्वारा बैटरी को आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी जो होती है, ठीक है, ये परिवर्ती बहुक्रिया वाला एक रासायनिक जो एक यंत्र है, ठीक है, यह एक स्रोत है और इसको चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए हमको दिश धारा की आवश्यकता पड़ती है। तो दिश धारा हम कहाँ से लाते हैं, नंबर एक हम रेक्टिफायर के द्वारा हम डीसी सप्लाई ला सकते हैं और बैटरी को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात, हम कहाँ से इसको ला सकते हैं, डीसी सप्लाई लाने के लिए हम डीसी जनरेटर का यूज करेंगे, या फिर हम किसका करेंगे यूज, रोटरी, ठीक है, रोटरी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, रोटरी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, एमजी सेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एमजी सेट का यूज कर सकते हैं, या फिर सोलर, ठीक है, सोलर पैनल, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम बैटरी को जो है कैसा, आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटरी को आवेशित करने के लिए इनकी सबकी आवश्यकता होती है, किसकी, रेक्टिफायर, इसी को हम दिष्टकारी कहते हैं, डीसी शंट जनरेटर, ठीक है, रोटरी कन्वर्टर, एमजी सेट, ठीक है,
और MG सेट होता है, मोटर जनरेटर सेट, इसके बाद सोलर पैनल, इनके द्वारा हम बैटरी को आवेशित कर सकते हैं। अब बैटरी को जो है विसर्जित हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तो किसी भी बैटरी आवेशित बैटरी को विसर्जित करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी आवेशित बैटरी को विसर्जित करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हम बाहरी लोड लगाते हैं। बाहरी लोड क्या होता है? जैसे हमारा लैंप है या फिर उसके बैटरी के साथ में हम कोई मोटर वगैरह जोड़ दिए, ठीक है, या कोई फैन वगैरह ये सब चीज़ें अगर जोड़ दिए, ठीक है, तो उसके बाद बैटरी क्या होती है? बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, ठीक है। तो बैटरी को अनावेशित करने के लिए क्या करते हैं? अनावेशित का मतलब होता है डिस्चार्ज, क्या? ठीक है, डिस्चार्ज। बैटरी को डिस्चार्ज किसके द्वारा किया जा सकता है? बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? लैंप लोड हो सकता है, ठीक है, लैंप लोड हो सकता है। इसके बाद और क्या हो सकता है? मोटरें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य और भी साधन हो सकते हैं जिनको हम बैटरी, ठीक है, या सजावट के सामान, ये सब चीज़ें जो हो सकती हैं, इसके द्वारा बैटरी को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये कि बैटरी को सुरक्षा पूर्वक रखने के लिए कितना करंट देकर के चार्ज और कितना करंट देकर के डिस्चार्ज करना चाहिए, जिससे ज़्यादा अगर हम बैटरी को करंट देंगे तो बैटरी के प्लेटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे लोग याद रखना कि बैटरी को आवेशित करते समय, ठीक है, बैटरी को क्या? आवेशित मतलब चार्ज करते समय, ठीक है, बैटरी को चार्ज करते समय हम अधिकतम 6 एम्पीयर की धारा, ठीक है, और डिस्चार्ज मतलब अनावेशित करते समय, ठीक है, अनावेशित करते समय, डिस्चार्ज करते समय, बैटरी को डिस्चार्ज करते समय हम अधिकतम 25 एम्पीयर की इससे धारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना। जब बैटरी को आवेशित किया जाता है तो अधिकतम कितना? 6 एम्पीयर की धारा उसको प्रदान करके हम चार्ज करते हैं, और जब आवेशित करते हैं तो हम अधिकतम 25 एम्पीयर की धारा लेकर के इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी बैटरी आपकी कितने वोल्ट की है? कोई भी बैटरी आपकी 12 वोल्ट की है, तो जो चार्जर हम लगाएंगे, ठीक है, ये चार्जर जो लगाया जाएगा, ये चार्जर 12 वोल्ट से, ठीक है, 12 वोल्ट से कुछ कैसा होगा? 12 वोल्ट से कुछ अधिक, ठीक है, वोल्टता प्रदान करता है, कुछ अधिक, ठीक है, वोल्टेज देता है। अब जब चार्जर जो है केवल 12 वोल्ट ही देगा तो बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैटरी को एक्यूरेट लॉस के बाद 12 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है उसका हम क्या करेंगे? वो 12 वोल्ट से थोड़ा सा अधिक वोल्टेज सप्लाई आउटपुट करता है, जिसके द्वारा बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक है। आप चलते हैं बैटरी की डिजाइन पर, और कुछ आगे है। जैसे मान करके चलिए कि बैटरी जो है विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के आधार पर जो बैटरी होती है, विद्युत अपघट्य हम किसको कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और इसके बाद जो प्लेटें होती हैं, हम इन दोनों आधार पर बैटरी को हम 2 प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। एक होता है जो संचायक बैटरियां होती हैं, ठीक है, संचायक बैटरियां, क्या? संचायक बैटरियां, इनको हम 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है इलेक्ट्रोलाइट का आधार, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य के आधार पर। और यहाँ पर और क्या होता है? प्लेटों के आधार पर, ठीक है, प्लेटों के आधार पर, ठीक है, प्लेटों के आधार पर और इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर हम 2 आधार पर बैटरी को जो है विभाजित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बैटरियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? बैटरियां जो होती हैं मूल रूप से जो संचायक बैटरी होती हैं, ठीक है, क्या? संचायक, मूल रूप से जो संचायक बैटरियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में जो होती है ये सीसा अम्ल संचायक बैटरी होती है, ठीक है, सीसा, कौन सी? सीसा अम्ल संचायक, ठीक है, बैटरी। इसी को हम क्या कहते हैं? सीसा अम्ल संचायक बैटरी।
इसी को हम क्या कहते हैं, लेड एसिड बैटरी। इसके बाद एक होता है क्षारीय बैटरी। क्या होती है, क्षारीय बैटरी। अब इसमें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है निकेल आयरन और एक होती है निकेल कैडमियम। एक होती है निकेल आयरन क्षारीय संचायक बैटरी, निकेल आयरन, और एक होती है निकेल कैडमियम। ठीक है, निकेल कैडमियम। जो निकेल आयरन बैटरी होती है इसका एक नाम और होता है। निकेल आयरन बैटरी को, किसको, निकेल जो आयरन बैटरी होती है इसका एक नाम होता है। इसको हम एडिशन, क्या, एडिशन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे लोग इसको याद रखना, निकेल आयरन बैटरी को हम एडिशन सेल के नाम से जानते हैं। इसी सेल का एक नाम और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, भविष्य की बैटरी। ठीक है, भविष्य की बैटरी। ठीक है, इसको भविष्य की बैटरी भी कहा जाता है। तो अपना याद रखना, जो एडिशन सेल होती है, एडिशन सेल को हम निकेल आयरन सेल कहते हैं, या निकेल आयरन सेल को एडिशन सेल कहते हैं, और इसी सेल का नाम होता है भविष्य की बैटरी। इसको भविष्य की बैटरी क्यों कहा गया, क्योंकि इस बैटरी का उपयोग हम किस में करते हैं, सैटेलाइट में। ठीक है, सैटेलाइट में इसका उपयोग करते हैं। और किस में हम कर सकते हैं, रोबोट में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, रोबोट में इसका उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी जो होती है, पनडुब्बी, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके वायुयान होते हैं, ठीक है, वायुयान, इसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो बच्चे, मेरे बच्चे, आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। जो एडिशन सेल होती है, एडिशन सेल का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, रोबोट में, सैटेलाइट में, वायुयान में और पनडुब्बियों में कर सकते हैं। पनडुब्बी का एक नाम और होता है, इसको और जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, सब मैरीन कहते हैं। ठीक है, सब मैरीन के नाम से हम पनडुब्बी को जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सीसा अम्ल संचायक सेल। ठीक है, लेड एसिड जो सेल होती है या बैटरी होती है, इसकी ओर चलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना हम बनाते हैं और इसके बाद आगे चलेंगे, तब आपको हम क्षारीय सेल के बारे में बहुत डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको बताना है जो सीसा अम्ल संचायक बैटरी होती है। कौन सी, सीसा अम्ल संचायक बैटरी, मतलब लेड एसिड बैटरी। कौन सी, लेड एसिड। ठीक है, लेड एसिड बैटरी। जो लेड एसिड बैटरी होती है इसी को हम क्या कहेंगे, सीसा अम्ल संचायक बैटरी। ठीक है, ये बैटरियां मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, सीसा अम्ल संचायक बैटरियां मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक बैटरी जो होती है वो कैसी होती है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है सुवाह, मतलब ऐसी बैटरी एक होती है, कौन सी, पोर्टेबल। ठीक है, और एक होती है कैसी, एक हो गई आपकी पोर्टेबल, और एक जो बैटरी होती है वो कैसी होती है, स्टैटिक। ठीक है, जो पोर्टेबल बैटरी होती है और ये स्टैटिक बैटरी होती है। जो पोर्टेबल बैटरी होती है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, जो वाहन होते हैं, मतलब जो जितने भी वाहन होते हैं, तो जिन वाहनों में ऑटो स्टार्ट सिस्टम होता है। ठीक है, या जिसमें विद्युत का उपयोग किया जाए, जैसे कि ट्रेन है, ट्रक है, बस है, बाइक है, और जो आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, फोर व्हीलर गाड़ियां वगैरह होती हैं, इनमें सभी में जो हम बैटरी लगाते हैं वो बैटरी कैसी होती है, वो बैटरी होती है पोर्टेबल। मतलब हुआ कि हम ऐसी बैटरी हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकें, आसानी से ले जा सकें। इन बैटरियों को कहा जाता है क्या, पोर्टेबल बैटरी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिनको आसानी से ले जाया जा सके। अब इसके बाद होती है स्थायी बैटरियां। तो स्टैटिक बैटरियां जो होती हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, या फिर अगर ले जाया जाता है तो इसके सभी सेलों को अलग अलग खोल करके इसके बाद इसको लेकर के जाया जाता है। दूसरी बात, जो स्टैटिक सेलें होती, स्टैटिक बैटरियां जो होती हैं इसमें 2-2 वोल्ट की एक एक सेल अलग अलग होती है, और इसको जिस स्थान पर स्थापित करना होता है वहां इसको क्या करते हैं, एक साथ संयोजित कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी स्टैटिक सेल है या स्टैटिक बैटरी है, स्टैटिक बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, स्टैटिक बैटरी का उपयोग जो है सब स्टेशन में करते हैं। ठीक है, पावर स्टेशन में करते हैं। और पावर स्टेशन, सब स्टेशन में क्या डिफरेंस है, पावर स्टेशन का मतलब है जहाँ पर विद्युत का जनन किया जाता है, और सब स्टेशन का मतलब है जहाँ पर विद्युत आई और उसका स्टेप अप या स्टेप डाउन किया, उसके बाद उसको
अन्य जगह पर स्थानांतरित कर दिए। या फिर इसी का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, पावर, ठीक है, पावर ग्रिड में। तो पावर ग्रिड में ट्रांसमिशन लाइन के पैनलों को प्रचालित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्थान या फिर कोई बड़ी सी कंपनी है जहाँ पर डीसी सप्लाई का उपयोग होता है, या कुछ मशीनें ऐसी हैं जो डीसी सप्लाई के द्वारा चलती हैं, जैसे कि कोई संस्थान कौन सा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन में जो विद्युत की जरूरत पड़ेगी वहां पर हमको स्थायी विद्युत सप्लाई चाहिए। तो स्थायी विद्युत सप्लाई का अगर कोई बड़ा संस्थान है तो वहां पर क्या करेंगे कि इन बैटरियों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाता है। कोई जैसे बैंक है तो बैंकों में भी, या कोई संस्थान बड़ा है तो उनमें, तो बैंकों में भी स्टैटिक बैटरियों का उपयोग, इस बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं सबसे पहले पोर्टेबल बैटरी पर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जा सकती हैं। ऐसी बैटरियों की बात, जैसे हमारे घरों में जो है हम इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, जो बैटरी लगाते हैं, ये पोर्टेबल बैटरी ही होती है, ठीक है। अब लेकर के चलते हैं आपको पोर्टेबल बैटरी के पास। तो पोर्टेबल बैटरी मतलब सुवाह बैटरी, कौन सी, सुवाह, कौन सी, सुवाह, ठीक है, सुवाह सेल। तो सुवाह सेल या बैटरी, ऐसी बैटरी जिसको एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो सुवाह बैटरी होती है, ठीक है, ऐसी बैटरी जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, इनको सुवाह बैटरी या, ठीक है, या स्थानांतरित बैटरी भी कह सकते हैं। इनका उपयोग जैसे कि मैंने बता दिया है कि रेल, बस, ट्रक, ऑटोमोबाइल, ट्रॉली वगैरह इनमें सभी में करते हैं। अब सीसा अम्ल संचायक जो सेलें होती हैं, जो बैटरी होती है, इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, तो बच्चे लोग आप इसको गिना सकते हैं क्या। सबसे पहली बात आती है कि अगर कंटेनर नहीं रहेगा, ठीक है, कंटेनर अगर नहीं रहेगा तो बैटरी को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। कंटेनर अगर नहीं रहेगा तो हम बैटरी को बनाएंगे कैसे। अगर मैंने बैटरी बनाया है तो इसके हमको क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए, ठीक है, टर्मिनल चाहिए। अगर हमने टर्मिनल लगाए हैं, ठीक है, तो इसकी सुरक्षा के लिए इसका कवर चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कवर लगाया है तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए हमको क्या चाहिए, बेंट प्लग चाहिए, क्या, बेंट प्लग चाहिए, ठीक है। अगर ये सभी सामान है तो प्लेटें कहाँ हैं, तो हमको क्या चाहिए, प्लेटें भी चाहिए, ठीक है, प्लेटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब प्लेटों को अगर लगाना है तो हमको सेपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, सेपरेटर की। अगर हम सेपरेटर नहीं लगाएंगे तो प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। अगर हमने सेपरेटर लगाया है, ठीक है, और ऊपर से अगर कवर लगाया है तो इसके लिए हमको, ठीक है, विभाजक दीवारें, सेलों को बनाने के लिए, ठीक है, विभाजक, क्या, विभाजक दीवारें, ठीक है, तो विभाजक दीवारों की भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हमको टर्मिनल पोस्ट हो ही गए हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है कि, ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल हो गए, ये इसी को हम टर्मिनल पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिंक होता है, क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। ये लेड की बनी होती है, लेड बोले तो पीवी। तो इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक पॉइंट और है, जिसके बाद हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, सीलिंग कंपाउंड की, किसकी, सीलिंग कंपाउंड, ठीक है, सीलिंग कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी, सीलिंग कंपाउंड। तो सीलिंग कंपाउंड हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जो सीलिंग कंपाउंड है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो बैटरी होती है उसका कंटेनर और उसका ढक्कन, उसको किनारे का जो एयर गैप होता है उसको भरने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज पता हो गई होगी, और आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। इसका मैं डिटेल बताता जा रहा कि इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं। जो बच्चे लोग, जो सीलिंग कंपाउंड होता है ये किसका बना होता है, बिटुमिन का। ये किसका बना होता है, बिटुमिन का बना होता है। ये बिटुमिन क्या होता है, तो मेरे दोस्त जो विटामिन है यही जो हम लोग अलकतरा या कहीं कहीं डामर कहा जाता है, कहीं कहीं अलकतरा कहा जाता है, कहीं कहीं तारकोल कहा जाता है, ठीक है। तो यही विटामिन भी होता है। तो इसी के भांति विटामिन होता है, जैसे अलकतरा होता है, ठीक है। और ये कैसा है, अर्ध द्रव, कैसा है, अर्ध द्रव पदार्थ होता है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जो सेल होती है, जो बैटरी होती है, इसका कंटेनर और इसका जो ढक्कन यहाँ पर लगाया जाता है, इसके साइड में जो एयर गैप बचेगा इसको भरने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कंटेनर। तो कंटेनर किसके बने होते हैं, जनरली पीवीसी के कंटेनर सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं किसके,
कठोर रबर के। कठोर रबर के जो है वो कंटेनर उपयोग में लाए जाते हैं। क्या? कठोर रबर के कंटेनर बने होते हैं। कंटेनर मतलब बाहरी डिब्बा। ये रंगीन हो सकता है या फिर रंगहीन हो सकता है, किसी अन्य कलर का भी हो सकता है। इसके बाद होते हैं क्या? टर्मिनल पोस्ट। तो टर्मिनल पोस्ट क्या करेंगे? यहाँ पर बाहर लगाए जाते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोस्ट की प्रकृति या कंडीशन कैसी होती है? टर्मिनल पोस्ट मेरे बच्चे कुछ इस हिसाब से बने होते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोस्ट जो है कुछ इस हिसाब से बने होते हैं और ये लगे होते हैं इस पोजीशन में। या हम कह सकते हैं कि टर्मिनल पोस्ट को बनाने के लिए मैं इधर बना के दिखा रहा आपको। ठीक है, टर्मिनल पोस्ट कुछ ऐसे होते हैं और यहाँ पर जो है इनको सील कर दिया जाता है। ऐसे टर्मिनल पोस्ट होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। जो धनात्मक टर्मिनल पोस्ट होता है ये ऋणात्मक की अपेक्षा थोड़ा सा कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल पोस्ट जो बना होता है ये किसका बना होता है? पीबी का। ठीक है, पीबी का इसको क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लेड कहते हैं। जो लेड है इसका अयस्क क्या है? अयस्क। लेड जो है किससे निकाला जाता है या किससे प्राप्त किया जाता है? तो PbO। इसको याद रखना, PbO। इसी का नाम होता है क्या? गैलेना। ठीक है, तो ये गैलेना होता है। गैलेना से क्या प्राप्त किया जाता है? Pb। क्लियर? लेड, जिसका उपयोग बैटरी में प्रत्येक जगह पर किया जाता है। तो समझ गए? टर्मिनल पोस्ट जो होते हैं ये थोड़े से मोटे पतले होते हैं, परंतु इसका पदार्थ जो है वो एक ही समान होता है। इसके बाद आता है कवर। कवर का मतलब बाहरी ढक्कन। ठीक है, बाहरी ढक्कन। इस पर क्या क्या होते हैं? बाहरी ढक्कन पर मेरे बच्चे बेंट प्लग लगे होते हैं। ठीक है, बेंट प्लग लगे होते हैं और ये टर्मिनल पोस्ट ये भी लगे होते हैं। ठीक है, तो बाहरी ढक्कन पर दो आइटम होते हैं, एक होता है टर्मिनल पोस्ट और दूसरा होता है बेंट प्लग। तो ये सभी जो है बाहरी ढक्कन पर लगे होते हैं। अब बाहरी ढक्कन जो है वो किसका बना होता है? ये अगर आपका कंटेनर कठोर रबर का बना है तो ये भी कठोर रबर का ही बना होता है। तो ये बाहरी ढक्कन जो है कठोर रबर का बना होता है और इसमें ऊपर से होल किए जाते हैं। 6 होल या 5 होल या ऐसे 6 होल वैसे रहते हैं, किसी किसी में 2 ही रहते हैं। ठीक है, तो जो बाहरी ढक्कन होता है, बाहरी ढक्कन पर क्या क्या स्थापित किया जाता है? टर्मिनल पोस्ट लगे रहते हैं। ऐसी खूंटी बाहर की तरफ निकली होती है, उसको हम टर्मिनल पोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि लेड का बना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इसके बाद इसमें होते हैं 6 छिद्र। ठीक है, छिद्रों की संख्या, बाहर जो ऊपरी प्लेट होती है इसमें बीचों बीच यहाँ पर जो है ये 6 छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों में लगाया जाता है क्या? बेंट प्लग। बेंट प्लग किसका बना होता है? पीवीसी के। ठीक है, और इसी के ऊपर लगा होता है क्या? इंडिकेटर। क्या लगा रहता है? इंडिकेटर लगा होता है। ठीक है, ये सूचक जो होता है इसी से पता चलता है हमको कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की कितनी मात्रा बची है, उसमें पानी की कमी तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? इसमें ये 6 छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में बेंट प्लग लगाया जाता है। तो बेंट प्लग कैसा होता है? छिद्रित होता है। इसमें जो है लेवल दिखाई देते हैं। ठीक है, वही बेंट प्लग होते हैं। तो बेंट प्लग क्यों लगाते हैं? बेंट प्लग लगाकर निकाल करके इसके द्वारा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का परीक्षण भी किया जा सकता है, प्लेटों का निरीक्षण किया जा सकता है और इसमें आसुत जल या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में इसके माध्यम से डाला जा सकता है। यहाँ से जो छेद होते हैं इनसे। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है प्लेटों का। अब चलिए प्लेटों की ओर लेकर के चलते हैं। जो प्लेटें होती हैं ये प्लेटें जनरली किसकी बनाई जाती हैं? पीबी की। ठीक है, जो प्लेटें होती है सामान्यतः किसकी बनाई जाती है? पीबी की। ठीक है, पीबी की या इसको हम कहेंगे लेड की। प्लेटें जो हैं ये किसकी बनी होती है? लेड की बनी होती है। प्लेटों को बनाने की 2 विधियां होती हैं। एक होती है प्लांटे विधि, एक होती है ठीक है प्लांटे विधि और दूसरी होती है फ्यूरे विधि। ठीक है, तो जो प्लेटें होती हैं फ्यूरे विधि होती है ये। ठीक है, तो जो प्लेटें होती हैं बैटरी की, लेड एसिड बैटरी की जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, ये लेड की बनी हुई होती हैं। एक होती है प्लांटे विधि, एक होती है फ्यूरे विधि। इन दोनों विधियों के द्वारा जो है प्लेटों का निर्माण किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसी भी लेड एसिड बैटरी में प्लेटों का निर्माण हम जनरली किस विधि के द्वारा करते हैं, तो आपको जवाब देना होगा प्लांटे विधि या फ्यूरे विधि। ये 2 व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्तियों ने अपने अलग अलग तरीके से जालीदार ग्रिड की। ठीक है, जो प्लेटें होती हैं ये जनरली मुख्य रूप से प्लेटें कितने प्रकार की होती है? एक धनात्मक और ऋणात्मक। अगर पूछा जाए कि किसी भी सेल में, ठीक है, सेल में क्या पूछा जाए? सेल में
मूलतः, ठीक है, मूलतः सेलों प्लेटों की संख्या, ठीक है, मूलतः प्लेटों की संख्या। अगर सेल में पूछा जाए कि प्लेटों की मूलतः संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, मूल रूप से जो सेल में प्लेटों की संख्या होती है कितनी, 2, एक जो है धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट। किसी भी बैटरी में मूल रूप से ये प्लेटें निश्चित रूप से ही होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो धनात्मक प्लेट होती है, ये जालीदार, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की दोनों प्लेटें जो है वो किससे बनाई जाती है, जालीदार, ठीक है, जालीदार पीवी या लेड की ग्रिड से बनी होती हैं, ठीक है, ग्रिड से बनी होती है। एक ग्रिड प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। ये ग्रिड शब्द हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, क्या थे, नगर। तो उस नगर का जो डिजाइन है वो इस ग्रिड के रूप में जुड़ा था। इसी ग्रिड का उपयोग जो है हम जो आपका पावर ग्रिड का पोजीशन होता है उसमें भी लगा हुआ ये ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड। इसका मतलब होता है एक के साथ में दूसरे का संयोजन या जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जालीदार ग्रिड की बनी होती है और ये लेड होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक प्लेट। अब अगली बात, जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, लेड एसिड बैटरी की जो प्लेटें होती हैं, इसमें धनात्मक प्लेट का भार ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्या मैंने बोला, धनात्मक प्लेट का भार ऋणात्मक प्लेट की भार से अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो प्लेटें आपकी हैं, कौन सी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें। कौन सी है, एक है आपकी धनात्मक और दूसरी है ऋणात्मक। तो यहां से इस प्लेट से और इस प्लेट से गैसें निकलती हैं कुछ, ठीक है, जो टर्मिनल होते हैं। अभी फिलहाल प्लेटों को देख रहे हैं, फिर टर्मिनल बताते हैं। जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, तो ये प्लेटों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, प्लेटों का जो रंग होता है चार्जिंग की अवस्था में और डिस्चार्जिंग की अवस्था में, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, चाय, ठीक है, कैसी है, कैसे याद रखेंगे, चाय कैसी है। यहां से आपके धनात्मक प्लेट का रंग, ठीक है, इससे हम क्या प्लेटों के रंगों को याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, प्लेटों का रंग, ठीक है। तो प्लेटों का रंग, जो ये धनात्मक प्लेट होती है इसी को क्या कहा जाता है, एनोड कहते हैं जनरली, और ऋणात्मक प्लेट को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। अब जो धनात्मक प्लेट होती है इसका रंग कैसा होता है, एनोड का मतलब ये हो गया, एनोड से हो गया आपका कौन सा, चॉकलेटी, कैसा, चॉकलेटी। जो एनोड प्लेट होती है ये वाली, इसका रंग कैसा होता है, चॉकलेटी होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्लस, ये हो गया माइनस। तो कैथोड जो होता है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, स्लेटी, इसका रंग होता है स्लेटी, ठीक है। तो इसका रंग जो है स्लेटी होता है। कैथोड प्लेट का रंग होता है स्लेटी, एनोड प्लेट का रंग होता है चॉकलेटी, ठीक है। इतनी बात आपको बढ़िया से पता चल गई होगी। अब चलते हैं आगे। जो कैथोड प्लेट होती है ये कैसी होती है, इसको स्पंजी लेड भी कहते हैं। कैथोड जो होती है इसको क्या कहते हैं, स्पंजी लेड की भी बनी होती है। इसको हम स्पंजी लेड या स्लेटी कलर इसका होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और जो एनोड की प्लेट होती है जिसको मैंने चॉकलेटी बताया है, ये चॉकलेटी होती है और इसको हम गहरा भूरा चॉकलेटी कह सकते हैं, ठीक है, या गहरी चॉकलेटी रंग की बनी होती है। कौन सी, एनोड प्लेट गहरी चॉकलेटी रंग की, कैथोड प्लेट किसी कैसी, ये स्लेटी रंग की बनी होती है, या स्पंजी लेड भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको बढ़िया तरीके से पता हो गई। अब कोई भी अगर बैटरी है तो उसको कितनी वोल्टेज से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, उसका वोल्टेज कितने तक घट करके आ जाए कि उसको उसके बाद फिर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो बच्चे लोग याद रखना 1.8 वोल्ट। और बैटरी को अधिकतम कितने वोल्ट तक चार्ज किया जाता है, या बैटरी जब फुल चार्ज हो जाती है तो कितना वोल्टेज दिखाती है, 2.2 वोल्ट, ठीक है। ये 2.2 वोल्ट दिखाएगी कब, जब अधिकतम चार्ज हो जाएगी, फुल चार्ज हो जाएगी। जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो गई तो ये वोल्टेज दिखाएगी 1.8, अगर हम वोल्टमीटर के द्वारा इसको मापते हैं तो। एक बात और बताते हैं, जो बैटरी होती है चार्जिंग के समय जब चार्ज करते हैं तो बैटरी की चार्जिंग के समय ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक जो 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों में बुलबुले एक समान उठते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया तरीके से अपना याद रखना।
चलिए आगे चलते हैं। अभी इसमें आपका एक आइटम बाकी है, वो कौन सा है बताते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेपरेटर। ये प्लेटें हो गई। अब सेपरेटर क्या होता है, जैसे मान करके चलिए ये तुम्हारी प्लेटें हैं, ये तुम्हारी प्लेटें हैं, तो प्लेटों के बीच में प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए, जैसे मान करके चलिए ये माइनस ये प्लस हो गई, ठीक है। तो प्लेटों को लघुपतित होने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जनरली सेपरेटर का यूज करते हैं। ये किसका हो सकता है, रुई का हो सकता है, और किसका, कांच का हो सकता है, और किसका, पीवीसी का हो सकता है, और किसका, लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जनरली सेपरेटर का यूज किया जाता है। विभाजक दीवारें ये क्या होती हैं, विभाजक दीवारों का जब उपयोग किया जाता है तो इसके द्वारा बांटी जाती हैं सेलें, ठीक है। 2-2 वोल्ट की 6 सेलें इसमें लगी होती हैं। प्रत्येक एक सेल और दूसरे सेल के बीच में विभाजक दीवार होती है, और ये विभाजक दीवारें जनरली पीवीसी की बनी होती है या फिर कठोर रबर की, ठीक है, कठोर रबर की होती है, ठीक है। और जो आपकी जो सेपरेटर होता है, ये सेपरेटर कैसा होता है, ये होता है जालीदार, ठीक है। सेपरेटर जालीदार होता है, परंतु ये जालीदार नहीं होती विभाजक दीवार। अब लिंक की बात करते हैं। जो प्लेटें बैटरी के अंदर डाली गई, इसमें लिंक जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसमें लिंक जोड़े जाते हैं क्योंकि बैटरी में जो बैटरी बनाई जाती है, इसमें अगर वोल्टेज क्षमता, करंट क्षमता दोनों बढ़ाना है तो हम प्लेटों को श्रेणी समांतर में स्थापित करते हैं। इसलिए उसमें प्रत्येक प्लेट को जोड़ने के लिए, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ने के लिए लिंक का यूज किया जाता है। ये लिंक जनरली किसकी बनी होती है, लेड की। किसकी, लेड की, मतलब पीबी की लिंक बनी हुई होती है। तो ये लेड की लिंक बनी हुई होती है। अब चलते हैं आगे। मान करके चलिए कि बैटरी आपने बना करके तैयार कर ली, अभी इसमें डालने को बाकी है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण, घोल बनाते हैं, और इसके बाद इसमें डाल देते हैं बैटरी में। फिर हमारी बैटरी बन करके हो जाएगी तैयार और चलने के लिए हो जाएगी रेडी। चलिए अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। अब ये विद्युत अपघट्य कैसे बनाया जाएगा, ये जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी का विद्युत अपघट्य बनाने के लिए हमको किसका किसका उपयोग करना पड़ेगा, क्या क्या चीज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 में जो होता है ये तनुगंधक का अम्ल होता है, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, ठीक है, H2SO4, और यहाँ होता है H2O, ठीक है। ये कैसा होता है, ये जल जो होता है ये आसुत जल होता है। आसुत जल का मतलब होता है शुद्ध जल, ठीक है, और इसी का मतलब होता है वर्षा का जल शुद्ध हो सकता है, ठीक है। वर्षा का जल जो है वो शुद्ध हो सकता है। जो आसुत जल होता है, आसुत जल का पीएच जो वैल्यू होता है ये कैसा होता है, पीएच मान जो होता है शुद्ध जल का या आसुत जल का पीएच मान होता है कितना, 7 एक्यूरेट, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है, ये इसी को कहा जाता है अम्लराज, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को हम कहते हैं गंधक का अम्ल, या इसी का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी का नाम होता है क्या, अम्लराज। इसी का नाम होता है इसी को हम कह सकते हैं गंधक का अम्ल, ठीक है, गंधक का अम्ल। तो बैटरी में जो है तनु, कैसा, तनु, ये तनु सॉफ्ट मतलब मुलायम, मुलायम का मतलब तरल अवस्था इसकी, ठीक है। तो तरल अवस्था का H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र इसको कह सकते हैं तनु को, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल या अम्लराज को हम, ठीक है। और इसके बाद H2O, इन दोनों को मिलाया जाता है किस अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। जो H2SO4 होता है इसका भाग 3 और जो H2O होता है इसका भाग 1। तो कभी कभी आपको 3:1 लिखा मिलेगा। तो ये होता है आपका जल और ये होता है H2SO4, ठीक है। ये एक बात हमेशा याद रखना, 1:3 के अनुपात में इसको मिलाया जाता है, ठीक है। एक भाग जो होता है वो होता है H2SO4 और 3 भाग इसमें होता है जल। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमको जब H2SO4 बनाना है, ये क्या विद्युत अपघट्य जब हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में भरते हैं जल, क्या भरते हैं, जल। जल कौन सा होना चाहिए,
जल कौन सा होना चाहिए, आसुत जल, कौन सा, आसुत, ठीक है, आसुत जल। अब क्या करते हैं, ये जल को लेते हैं और जल में हम कैसे बूंद बूंद करके इसमें जो है हम क्या गिराते हैं, बूंद बूंद करके किसी भी कंटेनर से या डिब्बे से यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये डिब्बे में जो भरा रहता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम बूंद बूंद करके नीचे गिराते हैं। ये क्या हो गया, H2SO4, ये क्या हो गया, H2O। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर से हम इस कंटेनर में सबसे पहले पानी लेते हैं, कौन सा, आसुत जल, इसमें हम बूंद बूंद करके इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं और एक कांच की छड़ी के द्वारा इसको क्या करते हैं, इसको जो है इसको चलाते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे मिल जाता है। अब आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि हम सबसे पहले जब हमको विद्युत अपघट्य बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जल में मैंने पहले क्या लिया, जल, बाद में क्या लिया, H2SO4, तो जल में क्या, अम्ल, ठीक है, कैसे डाला जाता है, अम्ल को बूंद बूंद करके, ठीक है, बूंद बूंद करके डालकर क्या बनाया जाता है, विद्युत अपघट्य को बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। तो विद्युत अपघट्य बनाने के लिए क्या क्या आइटम मिलाया जाता है, देख लिया आप लोग, किसी कंटेनर को लेकर के इसमें पानी भरते हैं, कौन सा पानी, आसुत जल होना चाहिए, और इसके बाद हम क्या करते हैं, H2SO4 इसी में बूंद बूंद करके मिलाते हैं। तो इसमें हम कितना H2SO4 मिलाते हैं, इसका हमने लिया जैसे 3 लीटर, तो इसका भाग हम लेंगे कितना, 1 लीटर, यही मैंने अनुपात अभी बताया है, 3:1, 3 भाग होगा जल का और 1 भाग होगा H2SO4 का। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। अब जो मिश्रण हमारे पास बनकर के जो घोल हमारे पास तैयार हुआ, अब इसको क्या करेंगे, बैटरी के बेंट प्लग खोलेंगे, ठीक है, और बेंट प्लग खोलने के बाद बैटरी में किसी भी एक वस्तु के द्वारा उसमें सभी में बराबर बराबर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आसुत जल बैटरी में कब डाला जाता है, नंबर 1, जब बैटरी कैसी हो, नई हो, जब नई बैटरी होगी तो हम आसुत जल डालेंगे, कितना डालेंगे, ठीक है, कितना डालेंगे, जब तक बैटरी की प्लेटें पूर्ण रूप से डूब न जाएं, ठीक है, तो प्लेटें डूबने तक, कितना, प्लेटें डूबने तक, ठीक है, डूबने तक हम H2SO4 को बैटरी के अंदर डालते रहेंगे। अब इसके बाद जब बैटरी को कार्यावस्था में ले लिए, उसके बाद मान करके चलिए कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई तो हम उसमें बैटरी में पुनः हम H2SO4 या फिर हम विद्युत अपघट्य को नहीं डालते हैं, हम बैटरी में आसुत जल, ठीक है, शुद्ध जल कंटेनर आते हैं और उसमें H2SO4 की अल्प मात्रा मिली रहती है पहले से ही, तो इसमें शुद्ध जल डाल दिया जाता है, ठीक है। आसुत जल जो होता है उसको डाल दिया जाता है बैटरी के अंदर। हम आसुत जल कितना डालते हैं और कब डालते हैं, जब बैटरी कोई पुरानी होती है या फिर नई ही बैटरी है, उसमें आसुत जल की जो आपका विद्युत अपघट्य होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी कमी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसमें डालते हैं कौन सा, ठीक है, आसुत जल डालते हैं। कितना डालते हैं, बैटरी की प्लेटों को डूबने तक। अगर मान करके चलिए कि आपने बैटरी की प्लेटें नहीं डुबाई, ठीक है, और बैटरी से कंटिन्यू कार्य ले रहे हैं, तो जितनी बैटरी की प्लेटें खुली रहेंगी या खुली अवस्था में या इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल सूख गया है तो बैटरी को आप कार्य अवस्था में ले रहे हैं तो बैटरी सही से संचालन नहीं करेगी, सही से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होगी और बैटरी का लाइफ भी घट जाएगा। कम से कम समय में बैटरी कैसी हो जाएंगी, जीर्ण हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी। अब अगली बात बताते हैं, जो आपका विद्युत अपघट्य होता है, इसको हम साफ कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं किसी भी कॉपी पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो विद्युत अपघट्य होता है, क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है विद्युत अपघट्य, इसके अल्फा जीरो का मान क्या होता है। अल्फा जीरो का मतलब होता है क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में रिपीट होता है। ये क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है ये अल्फा जीरो होता है। इसका मात्रक होता है क्या, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अल्फा जीरो इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऋणात्मक। ये बात मैंने कल भी बताई थी। जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों का क्या होता है, अर्धचालक, ठीक है। जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक का भी प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है।
और क्या होते हैं, जो कुचालक होते हैं, कुचालक का भी प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जो अर्धचालक होते हैं क्या, जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो इनका भी जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है विद्युत अपघट्य, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक किसका होता है, अगर मान कर चलिए ऋणात्मक हो गया। अब आपको बताते हैं, अगर कोई कुचालक पदार्थ है या अर्धचालक पदार्थ है या इलेक्ट्रोलाइट है आपका बैटरी का, ठीक है, तो इन सभी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो है स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक है, जब ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या उसमें चालकता उत्पन्न हो जाए तो ये होता है क्या, ऋणात्मक। ताप बढ़ा, ठीक है, ताप बढ़ा, ठीक है, ताप बढ़ने पर जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे या धारा प्रवाहित होने लगे, धारा की जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए और धारा प्रवाहित होने लगे परिपथ से, तो इसमें जो अल्फा जीरो का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब अगली बात, जो शुद्ध चालक होते हैं और मिश्रित चालक होते हैं। ठीक है, कैसे चालक, शुद्ध, ठीक है, और कैसे मिश्रित। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध कैसे होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध चालक होते हैं इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है ये कैसा होता है, ये होता है धनात्मक। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक। जब प्रतिरोध बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तो उसके साथ साथ में इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो शुद्ध जो पदार्थ होते हैं, चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। शुद्ध चालकों में कौन कौन से आएंगे, शुद्ध चालकों में आएगा आपका तांबा, लोहा, ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, प्लेटिनम छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका उपयोग जो है, प्लेटिनम का उपयोग जो हम एलिमेंट के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, लोहा, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, इनका सभी का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि जब ताप का मान बढ़ता है तो इसमें रेजिस्टेंस का मान जो है, आर का मान बढ़ने लगता है। और जो ऋणात्मक क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट है और आपका कुचालक पदार्थ है जैसे प्लाईवुड वगैरह, ये सब है प्लाईवुड वगैरह, ठीक है, और जो अर्धचालक पदार्थ है इनमें सभी में जब ताप बढ़ता है तो इसमें किसका, इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। जब धारा का मान बढ़ेगा या प्रवाहित होने लगेगी तो आर का मान घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। अब अशुद्ध अर्धचालक जो चालक पदार्थ होते हैं, अशुद्ध का मतलब होता है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित का मतलब जैसे पीतल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो पीतल है मान करके चलिए, तो इसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक तो होगा, ठीक है, धनात्मक तो होगा, परंतु इसमें अनियमित, कैसे, अनियमित रूप से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें नियमित रूप से प्रतिरोध बढ़ता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब इसके बाद क्या कोई ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान शून्य होता है, जी ऐसे भी पदार्थ होते हैं, तो उनको भी एक बार देख लीजिए। तो जो ऐसे कुछ पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है ये कैसा होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो। तो ये क्या होते हैं, जिन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है तो वो कैसे होते हैं, वो एलिमेंट के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। जैसे यूरेका, ठीक है, यूरेका, कैंथाल, नाइक्रोम, और नाइक्रोम के बाद टंगस्टन, ठीक है, कौन सा, टंगस्टन, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम। तो इन सभी पदार्थों का उपयोग जो है हम एलिमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं और इनमें
प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो मान होता है ये उच्च ताप होने पर भी इसके रेजिस्टेंस का मान नो चेंज, नहीं बदलता है। तो इसके रेजिस्टेंस का मान जो है ये स्थायी रहता है। कैसा रहता है? स्थायी। तो हम यहां से कैसे ज्ञात करेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ साथ स्थायी रहता है या नहीं बदलता है, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा आपको, बढ़िया तरीके से इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और बताने को रह गई है, यहां बताते हैं। जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, ठीक है, टर्मिनल कौन कौन से होंगे? एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड, ये हो गया तुम्हारा कैथोड। ठीक है, इसको ए और इसको सी कहेंगे। ठीक है, अब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब एनोड और कैथोड से गैसें कौन कौन सी निकलती हैं? गैसें। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैटरी के किस टर्मिनल से, ये बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपको फंसा देगा वहीं पर। ठीक है, तो हम लोगों को फंसना नहीं है, हम लोगों को फुल डिटेल निकालना है। कैसे याद रखेंगे हम? एक H2O, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक H2O लिख करके 2 चक्र बना देंगे, इसी से हमको याद रहेगा पूरा कंडीशन। तो ए से हो गया मतलब एनोड। ठीक है, एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? O2। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, इससे निकलेगी ऑक्सीजन। अब बचा का मतलब होता है कैथोड, तो कैथोड से निकलेगी H2। बोलो, बड़े आसानी से याद हो गया, कंफर्म नहीं हो गया। एक H2O लिख देंगे एनोड से। ठीक है, एनोड से ऑक्सीजन, कैथोड से हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाँ, जो लेड एसिड बैटरी होती है इसका वोल्टेज कितना होता है? लेड एसिड बैटरी होती है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड मतलब पीबी हो गया। ठीक है, लेड एसिड जो बैटरी होती है इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट फुल चार्ज होने पर। तो कभी कभी इसमें जो है 2.02 भी ये भी दिखाता है, तो अपना याद रखना 2.2 वोल्ट होगा, जो कि जो द्वितीयक सेलें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी का है, लेड एसिड का। अगर सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है, तो सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जो होता है सिल्वर कैडमियम का। किसका? सिल्वर कैडमियम। सिल्वर कैडमियम जो बैटरी होती है, ठीक है, इस बैटरी का 1.1 वोल्ट होता है केवल आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने एक नाम और बताया था, कौन सा? निकेल आयरन। निकेल आयरन। ठीक है, निकेल आयरन। इस बैटरी का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? इस बैटरी का आउटपुट होता है 1.36। कितना? 1.36 वोल्ट। इसके बाद जो है इसी बैटरी को हम किस नाम से जानते हैं? एडिसन। अभी बताया था ना, ठीक है, एडिसन सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद होता है निकेल आयरन, इसके बाद होता है सिल्वर जिंक। ठीक है, निकेल कैडमियम भी यही होता है, निकेल कैडमियम का भी, ठीक है, सेम होता है, यही होता है। और इन सेलों का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ होती है, लगभग 5 वर्ष के आसपास होती है। ठीक है, 5 वर्ष के आसपास इनका जीवन काल होता है। और इनका जो आपकी पीबी जो लेड की ये लेड एसिड जो सेल है, इनका जीवन काल जो है 2 वर्ष से 3 वर्ष के आसपास होता है जनरली। ठीक है, अधिकतम इसका जीवन काल जो है 5 वर्ष होता है। वैसे 5 वर्ष होता नहीं है, वैसे 2 से 3 ही लेते हैं सिल्वर कैडमियम। इसका जीवन काल भी बहुत कम होता है। निकेल आयरन, ठीक है, निकेल आयरन और निकेल कैडमियम, ठीक है, कौन सी? निकेल कैडमियम। इनका दोनों का वोल्टेज भी यही होता है और लाइफ भी लगभग एक समान होती है। हम दोनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें प्लेटों की संख्या का डिफरेंस होता है, अभी बता रहे हैं आपको आगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, एक होती है सिल्वर जिंक। ठीक है, सिल्वर कैडमियम हो गई, एक होती है सिल्वर जिंक। ठीक है, तो सिल्वर जो होती है AgZn, सिल्वर जिंक जो होती है, इस बैटरी का जो होता है आउटपुट जो वोल्टेज होती है, ये 1.86 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका याद रखना। ये रिचार्जेबल बैटरियां हैं सब की सब, इनको चार्ज या डिस्चार्ज किया जा सकता है। और कुछ होती है प्राथमिक सेलें, तो प्राथमिक सेलों में सबसे कम और सबसे ज्यादा, अर्थात सभी प्रकार की सेलें जितनी होती है उनमें सबसे ज्यादा किस बैटरी का जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज होता है? तो एक होती है लिथियम सेल। कौन सी? Li। ठीक है, लिथियम सेल। जो लिथियम सेल होती है
इसका आउटपुट वोल्टेज जो है ये सबसे ज्यादा होता है। लिथियम सेल का उपयोग हम रिमोट कंट्रोल में करते हैं, रिमोट कंट्रोल घड़ियों में भी, किसी में कैलकुलेटर में, इनमें सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2.95 वोल्ट इसी को कहा जाता है 3 वोल्ट की बैटरी। और इसका बड़ा भाग या बॉडी, क्या कहेंगे, बॉडी, ये कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और छोटा भाग जो होता है, छोटा भाग, ठीक है, छोटा भाग जो होता है ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको याद रखेंगे। इसका अधिकतम सभी प्रकार की बैटरियों में सबसे ज्यादा वोल्टेज जो है लिथियम, ठीक है, लिथियम आयन सेल जो बैटरी होती है रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल भी होती है और ये कुछ मतलब द्वितीय प्राथमिक सेल के अंतर्गत आती है। द्वितीय सेलों को चार्ज या डिस्चार्ज किया जाता है। मोबाइल की बैटरी यही होती है, लिथियम आयन होती है, लिथियम आयन सेल, ये बैटरी उसमें लगाई जाती है जो कि रिचार्जेबल होती है, उसको हम द्वितीय के अंतर्गत रखते हैं। परंतु यहाँ जो आपको दिखाई जा रही है ये कैसी होती है, ये रिचार्जेबल नहीं होती है। ये इसका आकार जो होता है, जो पहले 1 रुपए जो चलता था, ठीक है, 1 रुपए जो चलता था उसी 1 रुपए के बराबर, कौन सा, छोटा वाला नया सिक्का 1 रुपए का, उसके समान ये होती थी। इसके बाद द्वितीयक जो प्राथमिक सेलें होती हैं, ये कौन सी है, ये प्राथमिक है, ठीक है, ये प्राथमिक सेलें हैं, प्राथमिक। अब इसके बाद ये प्राथमिक भी है और दूसरी बात सभी प्रकार के सेलों में सबसे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज इसी सेल का होता है, लिथियम सेल का, ठीक है। अब इसके बाद जो प्राथमिक सेल होती है, प्राथमिक सेल में मरकरी जो होती है, ठीक है, मरकरी सेल का आउटपुट कितना होता है, मरकरी सेल का जो आउटपुट होता है 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है। इससे इसको याद रखेंगे। अब जान करके चलिए कि बैटरी की दक्षता जो है वो किसमें ली जाती है। बैटरी की दक्षता में बच्चे, बैटरी की दक्षता जो है किसमें, एम्पियर घंटे, ठीक है, एम्पियर घंटे और वाट घंटे में ली जाती है। अब बैटरी की दक्षता होती कितनी कितनी है, एम्पियर घंटा दक्षता कितनी होती है और वाट घंटा दक्षता कितनी होती है। तो यहाँ एक शब्द लिख देंगे, क्या, वाह, ठीक है, ऐसे WAH, और इसके बाद लिख देंगे कितना, 75, 85, 95, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। जो वाट आवर W पहले आया है तो ये हो गई आपकी क्या, वाट घंटा दक्षता। दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। जो वाट घंटा जो दक्षता बनेगी जाके, ठीक है, वाट घंटा दक्षता ये कैसी होगी, वाट घंटा जो दक्षता होती है ये कितनी होती है, 75% से कितनी, 85%। जो एम्पियर घंटा होती है, ठीक है, एम्पियर घंटा दक्षता ये कितनी होती है, ये होती है कितनी, ये होती है 85 से 85% से 95%। तो ये दक्षताएं भी आप याद रखना। वह पान मसाला मार्केट में आता है, वह लिख करके 75, 85, 95 ऐसे लिख देंगे तो आपको याद रहेगा बड़े आराम से, ठीक है। जब विभिन्न सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो बच्चे उसमें क्या बढ़ता है, करंट का मान बढ़ता है, धारा का मान। जब विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो किसका वैल्यू बढ़ता है, करंट का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो बच्चे लोग, जो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, इसका इलेक्ट्रोलाइट को देखने के लिए, हम चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है क्या, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का अंदर का जो फ्लॉट होता है ये कांच का बना होता है और बाहर की जो नली, जो बाहर वाली जो नली बनी होती है वो पॉलीग्लास की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो फ्लॉट होता है, फ्लॉट के अंदर जो टुकड़े पड़े होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बैटरी में सबसे ज्यादा जो है लेड एसिड का उपयोग किया गया है, तो वो टुकड़े जो है लेड के ही डाले जाते हैं, पीवी के टुकड़े पड़े होते हैं उसमें, ठीक है। अब इसके बाद बैटरी को जब फुल चार्ज किया जाए, ठीक है, जब बैटरी को फुल चार्ज किया जाए तो इसका इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका घनत्व कितना होगा, और बैटरी को जब डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से, तो इसके इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व कितना होगा। या फिर फुल चार्ज पर, क्या, फुल जो होता है फुल चार्ज पर, ठीक है, फुल चार्जिंग, फुल चार्ज और डिस्चार्ज, इस पर इलेक्ट्रोलाइट का जो घनत्व होगा, ठीक है, जो हम हाइड्रोमीटर के द्वारा नापेंगे, ये घनत्व होगा, ये कितना कितना होगा, ठीक है। ये याद रखना, 1180 ग्राम प्रति सीसी या 1.18, ठीक है, किलोग्राम प्रति कितना, मीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर, क्या, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है
घनत्व का मात्रक, ये भी घनत्व का मात्रक होता है, ठीक है। ये CGS प्रणाली में, ये MKS प्रणाली में है। अब हम चार्जिंग, ये तो हो गया डिस्चार्ज में। चार्जिंग की अवस्था में इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1250 से 1280, कितना 1250 से 1280 तक ये होता है, ठीक है। और ये होगा किसमें, ग्राम प्रति सीसी, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब बैटरी को कभी भी 1.8 वोल्ट से नीचे जो है डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। और बैटरी की चार्जिंग दर देखने के लिए एक टेस्टर होता है जिसको क्या, टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। इसमें 2 खूंटियां होती हैं और यहाँ पर जो है ये एमीटर एक लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक मीटर लगा रहता है, और सॉरी यहाँ पर एक लगाते हैं हम क्या, वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये भी मीटर यहाँ पर लगा रहता है। इसमें खूंटियां होती है, यहाँ पर हैंडल बना होता है। इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके क्या करते हैं, अगर कोई बैटरी है, ठीक है, अगर कोई बैटरी है तो इसके टर्मिनल पर इसको रख दिया जाता है। इसके बाद ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज बता देगा कि अब बैटरी चार्ज हो गई। अगर ये वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 2.2 वोल्ट दिखा रहा है तो बैटरी फुल चार्ज है। अगर ये 2.2 से कम दिखा रहा है तो बैटरी फुल चार्ज नहीं है। अब अगली बात, जो टोंग टेस्टर होता है जिसके द्वारा हम बैटरी की चार्जिंग दर को हम ज्ञात करते हैं, इस टोंग टेस्टर को हम कितने समय तक बैटरी के टर्मिनल पर स्थापित करते हैं, इसका समय है बच्चे 10 सेकंड, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है अभी बैटरी का, क्योंकि बैटरी एक बहुत लंबा चैप्टर है और इसको एक ही वीडियो में समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो मेरे बच्चे बैटरी को मैं जो अगला बचा हुआ पार्ट्स है ये मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट डे आपको जरूर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में आपको जल्दी क्या मैं आपको नेक्स्ट डे जरूर उपलब्ध करवा दूंगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब आप किसी भी परीक्षा में अगर बैठेंगे जाके तो हमारे बताए हुए जो क्वेश्चन है ये 110% आपके पेपर में जरूर फंसेंगे जाके, इसका तो हम चैलेंज करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा संस्थान बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही संस्थान है, परंतु सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर आप रेशियो निकालेंगे जाके, ठीक है, चाहे आप इलाहाबाद जाइए, चाहे आप फैजाबाद जाइए, कहीं भी जाएंगे तो रेशियो हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा टॉप पर इस बार गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे कम कैंडिडेट ने परीक्षा दिया था और सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमारे यहाँ से निकले थे, वैकेंसी कम होने के बावजूद भी। अगर कहीं वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती तो हमारे यहाँ से और भी ज्यादा कैंडिडेट निकलते, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी प्रकार की लिंक हमारी मिल जाएंगी, ठीक है। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहां से हमसे आप सीधे जुड़ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी तत्पर बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।